जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ रीना सुथार और स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल में। पेंशन संबंधित सही जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं जो गलत पेंशन ले रहे हैं। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूँगी और इसी के साथ साथ ऐसे डिपेंडेंट्स जिनके जो गार्डियंस हैं, जिनको आर्मी रूल्स के बारे में नहीं पता है, इनको कितनी पेंशन मिलनी चाहिए, सही तरीके से पेंशन मिल रही है नहीं मिल रही है, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, तो इन सभी की हेल्प के लिए मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन इससे पहले एक वीडियो आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए इसमें किस तरीके से जो हमारे फौजी भाई हैं, ये अपनी एक बहन की रक्षा के लिए पानी में कूद गए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए। आप ये वीडियो देखिए। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे हमारे भारत की देश की जो जनता है वो सभी इस वीडियो पे गर्व करेगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक सोल्जर जो होता है वो अपनी ड्यूटी से कभी भी रिटायरमेंट नहीं लेता है, चाहे वो ड्यूटी में हो चाहे सेवानिवृत्ति के बाद। वो अपने देश की भलाई के लिए ही सोचता है और उनके कर्म इसी दिशा में होते हैं। चलिए ये तो हो गई हमारे जो एक फौजी भाई हैं इसकी बात। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए, जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि सही पेंशन की जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारे जो पेंशनर्स हैं वो गलत पेंशन ले रहे हैं। ऐसे में आप और हम समझ सकते हैं कि जो फैमिली पेंशनर्स हैं इनकी हालत क्या होती होगी, क्योंकि देखिए उनको तो सही तरीके से कोई गाइड करने के लिए भी नहीं होता है। तो इसको लेकर देखिए एक मामला मेरे सामने आया है। एक फैमिली पेंशनर्स 10 साल से, यानी कि उनके हस्बैंड की डेथ के बाद से गलत पेंशन उनकी फिक्स हुई है और वो गलत पेंशन ही ले रही हैं। ऐसे में OROP 1 और 2 की तो उसमें कैसे उनकी सही पेंशन फिक्स हुई होगी, ये आप और हम समझ सकते हैं। तो उसको लेकर हमने डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है वो शुरू कर दिया है। उनको तो हम न्याय दिला देंगे, उनका जो एरियर बनता होगा वो भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात है कि जो OROP 1 भी किसी को नहीं मिला है और OROP 2 का लाभ भी नहीं मिला है, ऐसी फैमिली पेंशनर्स भी हैं। अभी आप स्क्रीन पर देखिए, उन्होंने कमेंट्स के जरिए मेरे साथ ये शेयर किया है। तो मैंने मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो उनके साथ शेयर किए हैं, तो उसको लेकर भी काम हो जाएगा। लेकिन आपके साथ भी अगर ऐसी कोई परेशानी है तो इसको लेकर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। जो भी मदद बन पड़ती होगी हम करेंगे। इसी के साथ ऐसे कुछ मुद्दे, ऐसी कुछ बातें आपके वेलफेयर को लेकर पेंशन संबंधित मैं आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ जल्दी से शेयर कर रही हूं, जो आप सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। एक सर्विसमैन द्वारा प्राप्त पेंशन को सेवा पेंशन कहा जाता है, जो उनके अंतिम आरहित मूल वेतन का 50% और महंगाई दर यानी कि DR के साथ होता है। इसके बाद देखिए, एक सर्विसमैन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन मिलेगी। यह पिछले मूल वेतन का 30% प्लस DR है। इसके बाद एक सर्विसमैन की मृत्यु के बाद उनकी विधवा को पुण्य सेवा पेंशन यानी कि 50% जो प्लस DR प्राप्त होगी। उनके दिवंगत एक सर्विसमैन पति द्वारा 7 साल की अवधि या एक सर्विसमैन की 67 साल की उम्र के लिए आरहित किया जा रहा था। यानी कि जो एक सर्विसमैन है, इनकी मृत्यु के 7 साल के बाद तक जो उनके फैमिली पेंशनर्स हैं उनको पूरी पेंशन ही मिलेगी। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो साधारण पारिवारिक पेंशन है वो कितनी है, 30% काट कर, मतलब 60% जो होती है वो साधारण पेंशन होती है। इसके बाद एक सर्विसमैन के PPO में पत्नी का नाम लिखा हो तो उस PPO को जॉइंटली नोटिफाई कहा जाता है। इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। और इसके बाद देखिए, जो फैमिली पेंशनर्स हैं इनके लिए एक अलग से PPO बनता है। इसकी भी जानकारी आप सभी लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखिए, यदि एक सर्विसमैन पुनः विवाह करता है तो दूसरी पत्नी के नाम का समर्थन नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए जानना। और JNPPO जब तक पहली पत्नी के बच्चे अपात्र नहीं हो जाते। यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि एक पुत्र 25 वर्ष की आयु में या विवाहित होने पर या 9,000 रुपये प्रति माह से अधिक कमाने पर अपात्र हो जाता है। यानी कि जो पेंशनर्स हैं इनके डिपेंडेंट के लिए है, यानी कि उनके लड़के के लिए यहाँ पर बात हो गई है। जो 25 साल की एज तक उनको उनके फादर की पेंशन मिलेगी। अगर उससे पहले उसकी शादी हो जाती है या वो कमाने लगता है या उसकी जो पगार है वो 9,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऐसे में उनको उनके फादर की जो पेंशन है वो मिलेगी, या फैमिली पेंशन मिलेगी। इसके बाद एक बेटी तब अपात्र हो जाती है जब उसकी शादी हो जाती है या वह 9,000 प्रति माह से अधिक कमाती है। तो जो लड़की है उसके लिए भी ये देखिए यही दिशा निर्देश है। अगर वो लड़की 9,000 रुपये से ज़्यादा कमाने लगती है तो उसको उसकी पेंशन नहीं मिलेगी।
इसी के साथ अगर उसकी शादी हो जाती है तो पेंशन के पात्र नहीं रहेगी। यहाँ पर देखिए एक बात ये भी नोट करने लायक है कि उस लड़की की अगर वो लड़की विधवा हो जाती है या उसका तलाक हो जाता है, ऐसे में ये जो पेंशन है वो फिर से शुरू होती है, तो इसका भी ध्यान रखने योग्य ये एक बात है। इसके बाद देखिए स्थायी रूप से विकलांग बच्चे हमेशा पेंशन के पात्र होंगे। ऐसे बच्चे जो डिसेबिलिटी है, 100% डिसेबिलिटी है, या वो खुद कमा नहीं सकते, तो उनको आजीवन उनके जो पापा की पेंशन है वो मिलेगी। इसके बाद यदि जेएनपीपीओ के प्रकाशन से पूर्व एक सर्विसमैन की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन पहली पत्नी और दूसरी पत्नी के अवयस्क बच्चों में बांट दी जाएगी। यानी कि जो दोनों पत्नियों के बच्चे हैं उनमें ये पेंशन बटेगी। यहाँ पर देखिए अगर नेक्स्ट में ये क्या लिखते हैं, यदि एक सर्विसमैन के पास विकलांग बच्चा है तो उसका नाम जोड़ा जा सकता है और जेएनपीपीओ जारी किया जा सकता है ताकि माता पिता दोनों के निधन के बाद उसे पारिवारिक पेंशन मिले। ये काम यहाँ पर देखिए करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पेंशनर्स का अगर बच्चा जो है डिसेबिलिटी है तो उसके लिए उसको एक जेएनपीपीओ जो जनरेट होता है वो करवाना चाहिए। उसकी जो डिपेंडेंट कार्ड है वो बनवाना भी बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर ध्यान रखिएगा। और अगर कुछ भी क्वेरीज है तो मैंने नंबर शेयर की है इस वीडियो के आगे, उसमें आप मुझसे कांटेक्ट कर जानकारी मांग सकते हैं। इसको लेकर आगे देखिए ये क्या लिखते हैं, यदि एक सर्विसमैन की अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा बेटी है जो पूरी तरीके से आर्थिक रूप से उस पर निर्भर है तो उसके घर में शरण और उसके घर में शरण ली है तो उससे भी पेंशन उसको भी पेंशन मिलेगा। भविष्य में उसके दोनों माता पिता के निधन के बाद पारिवारिक पेंशन मिलेगा। यानी कि अगर जो पेंशनर्स है उनकी बेटी अगर उनका डिवोर्स हो गया है वो विधवा हो गई हैं या उन्होंने शादी ही नहीं की है, तो ऐसे मामले में वो जो बेटी है वो पारिवारिक पेंशन के लिए एलिजिबल है। तो ऐसे मामलों में भी उसको वो जो बेटी है उसको पारिवारिक पेंशन मिलेगा। उसके लिए देखिए कोई भी उम्र की कोई सीमा नहीं है, यहाँ पर आजीवन उनको पारिवारिक पेंशन मिलेगा। इसके बाद देखिए लास्ट में है, यदि एक सर्विसमैन और उनकी पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उनके नाबालिग बच्चे पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं। ऐसे मामलों में सबसे बड़े बच्चे को पहले उसकी 25 वर्ष की आयु तक पारिवारिक पेंशन मिलेगी। उसके बाद अगले बच्चे को तब तक पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी जब तक वह विवाहित नहीं होता है, यानी कि उसकी शादी नहीं होती है तब तक, या उसकी उम्र जो है 25 साल नहीं हो जाती। यानी कि यहाँ पर देखिए जो उनके ऐसे बच्चे जिनके माता और पिता दोनों एक्सपायर हो चुके हैं और उनके कोई गार्डियंस हैं, उसके लिए भी यहाँ पर देखिए दिशा निर्देश है, तो वो इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। जब तक 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बड़े बच्चे की उम्र 25 साल हो जाती है तब तक उसको पेंशन मिलेगी। उसके बाद दूसरा बच्चा जब तक उसकी एज 25 साल नहीं हो जाती तब तक उसको पेंशन मिलेगी। और उसके बाद अगर उसकी कोई अविवाहित लड़की है जिसकी उम्र कम है या 25 साल से ज़्यादा भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको पारिवारिक पेंशन मिलेगी। तो ये कुछ दिशा निर्देश है जिसको आप सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आज की इस वीडियो में मैंने इसको शामिल किया है। अगर इसको लेकर कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस आज का ये मेरा वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। आपके जो भी विचार हैं कमेंट्स के जरिए मेरे साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।